तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फाइजर लिमिटेड कंपनी के बारे में। और फाइजर लिमिटेड कंपनी का नाम कहीं ना कहीं आपने ज़रूर सुना होगा। कंपनी इंडिया में फार्मास्यूटिकल सेक्टर की काफ़ी लीडिंग कंपनी है। कंपनी काफ़ी अच्छे ब्रांड होल्ड करती है और साथ साथ कंपनी की मार्केट पोजीशन भी काफ़ी बढ़िया है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एज एन इन्वेस्टर आज की डेट में क्या हमें अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। उसके साथ हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी चेक करेंगे कि आज की कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं। और उसके बाद हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस पे मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है, यानी कंपनी के जो शेयर्स हैं उसकी वैल्यू के हिसाब से सस्ते मिल रहे हैं आज की डेट में या फिर महंगे मिल रहे हैं। तो हम बात करें फाइजर लिमिटेड की, तो कंपनी प्योरली फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस करती है। उनकी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट सारे काम कंपनी करती है। और कंपनी की मार्केट पोजीशन की बात करें तो इंडिया में तीसरी सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। जो कंपनियां विदेशों से यहाँ पे आके अपना काम कर रही हैं उन कंपनी में तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। साथ साथ बात करें तो कंपनी इंडिया में फाइजर इनकॉर्पोरेशन यूएसए जो बेस्ड कंपनी है उसकी सब्सिडरी कंपनी है। और बात करें फाइजर इनकॉर्पोरेशन यूएसए की तो वो एक बहुत बड़ी कंपनी है। लगभग 143 कंट्रीज के अंदर कंपनी का बिजनेस है, जहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी के पास में 43 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं ऑल ओवर वर्ल्ड और 80,000 के आसपास कंपनी के पास में वर्ल्ड वाइड एम्प्लॉयज़ हैं। और कंपनी ने $10 मिलियन जो है वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च किए हुए हैं, जिसके थ्रू कंपनी नए नए प्रोडक्ट डेवलप करती है। तो फाइजर इनकॉर्पोरेशन जो है वो पेरेंट कंपनी हो गई और फाइजर लिमिटेड जो है इंडिया में वो एक सब्सिडी कंपनी हो गई। तो उस पेरेंट कंपनी का जितना भी एक्सपीरियंस है वो सारा इस कंपनी काम आता है, उसके पेटेंट्स और दूसरी सारी चीज़ें, उन सबके साथ में कंपनी काफ़ी अच्छा स्ट्रांगली यहाँ बिजनेस करती है। उसमें बात करें कंपनी के इंडियन बिजनेस की, तो उसमें देखें कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें कंपनी लगभग 150 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स यहाँ पे मार्केट में ऑफर करती है। और 15 के आसपास जो है वो थेरेपी एरियाज में कंपनी काम करती है। जो मेन है उसके अंदर वो है एंटी एलर्जिक हो गया, एंटी डायबिटिक है, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोलॉजी, रेस्पिरेटरी, विटामिन, मिनरल्स और एंटीबायोटिक, इन सारे एरियाज में कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाती है और उनको सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। ऐसी बात करें कंपनी के जो हमने ब्रांड्स की बात की, कंपनी काफ़ी अच्छे ब्रांड्स होल्ड करती है। तो कंपनी के जो मेन ब्रांड्स हैं उसमें है बिकासुल, मुकेन, कोरेक्स, जेलुसिल, इस तरह के जो भी ब्रांड्स हैं ये सारे फाइजर लिमिटेड कंपनी के ही हैं। उसके बाद बात करें कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप, कंपनी कैसे पैसा कमाती है। तो जो कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है गुड्स, सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, वहाँ से कंपनी को 56% का रेवेन्यू आता है। और जो ट्रेडेड गुड्स हैं कि ठीक है किसी और से लिया और उसको आगे सेल कर दिया, वहाँ से कंपनी को 44% का रेवेन्यू आता है। ऐसे अगर हम बात करें कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है कंपनी का इंडिया के अंदर। कंपनी के पास में लगभग 7,500 स्टॉकिस्ट हैं जिसको कंपनी अपना जो सप्लाईज है वो देती है। उसके अलावा 2100 के आसपास इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे डायरेक्ट कंपनी अपनी मेडिसिन सप्लाई करती है। और 30,000 से ज़्यादा केमिस्ट के आउटलेट्स हैं जहाँ पे कंपनी की दवाइयाँ मिलती हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंपनी होल्ड करती है। उसके बाद बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की, तो अभी इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और वो है गोवा के अंदर। और वहाँ पे जो कैपेसिटी है इसकी वो है 4 बिलियन टैबलेट्स एनुअली बनाने की। तो काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है। अभी फिलहाल सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लेकिन कंपनी दूसरी कंपनी से टाइप करके भी थोड़ा बहुत और ये मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। तो इस तरह से अगर हम पूरा प्रोफाइल कंपनी का देखें तो हमने काफ़ी अच्छे से देखा, कंपनी काफ़ी अच्छे ब्रांड भी होल्ड करती है, पेरेंट कंपनी बढ़िया है, उसके सारे पेटेंट्स, सारा एक्सपीरियंस भी कंपनी यहाँ पे काम आता है। और कुल मिला के देखें तो बिजनेस वाइज काफ़ी अच्छी कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है, तीसरी सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। तो अगर हम बिजनेस प्रोफाइल के हिसाब से बात करें तो मेरे हिसाब से बिजनेस वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी आज की डेट में ये है। तो दोस्तों अभी तक तो बात हुई कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी की मार्केट पोजीशन के बारे में। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि आज की डेट में कंपनी के रिवेन्यू, सेल्स, प्रॉफिट, इस तरह की चीज़ें कैसी चल रही हैं और उसके हिसाब से कंपनी का क्या हमें प्रोफाइल यहाँ पे दिख रहा है। और मैं किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए पिछले 5 साल का डेटा यूज़ करता हूँ, जिससे कंपनी के बारे में हमें डिटेल नॉलेज मिल सके और अच्छे से हम कंपनी को चेक कर सकें। और यहाँ पे सबसे पहला पैरामीटर जो कंपनी का चेक करते हैं वो होता है रेवेन्यू। और यहाँ पे देखें तो 2019 से लेकर 2023 तक हर साल लगातार कंपनी के रेवेन्यूज इंक्रीज हुए हैं। बहुत ज़्यादा तो इंक्रीज नहीं हुए हैं, लेकिन 2000, फिर 2100, फिर 2600, 2400 करोड़ रुपए, इस तरह का एवरेज कंपनी का है। और बात करें परसेंटेज वाइज ग्रोथ की तो 9% के CAGR से कंपनी की सेल्स में हर साल ग्रोथ आई है। तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ तो नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी काफ़ी अच्छे से अपना बिजनेस इंक्रीज कर पा रही है। उसके बाद बात करें कंपनी के अगले पैरामीटर की तो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम इसलिए चेक करते हैं कि कंपनी के जो बिजनेस है, जो कोर बिजनेस है,
वहाँ से कंपनी कितना पैसा कमा पा रही है उसको हम चेक कर सकें। और यहाँ देखें तो पिछले 5 साल से काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर रही है कंपनी। 2019-2020 में 27% था और 2021 से बढ़ के 32 और 33% तक आ गया है। और अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से हमें क्या पता लगता है कि कंपनी अपनी जो इनपुट कॉस्ट है उसको काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रही है, कंपनी अपनी प्राइसिंग को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रही है, ओवरहेड एक्सपेंसेस को अच्छे से मैनेज कर रही है, इसीलिए कंपनी इतना अच्छा जो है अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे मेंटेन कर पा रही है। उसके अलावा आगे हम देखें कंपनी का नेट प्रॉफिट। यहाँ पे देखें तो हर साल कंपनी प्रॉफिट में रही है, पिछले 5 साल से कभी कोई लॉस नहीं हुआ है और प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ है। 2019 में बात करें तो 429 करोड़ रुपये था और 2023 में बढ़ के 624 करोड़ रुपये हो गए कंपनी का नेट प्रॉफिट। और परसेंटेज वाइज भी देखें तो पिछले 5 साल में 11% काफ़ी अच्छे CAGR से कंपनी के प्रॉफिट में यहाँ पे इंक्रीमेंट आया है। तो प्रॉफिट वाइज भी कंपनी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है और रेवेन्यू वाइज भी यहाँ पे कंपनी ग्रो करती दिखाई दे रही है। उसके बाद करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है फ्री कैश फ्लो। और फ्री कैश फ्लो से हमें ये पता लगता है कि कंपनी जितना पैसा कमाती है उसमें से खुद अपने पास कितना पैसा रख पाती है सारे बिजनेस की जो नीड्स है उसको पूरा करने के लिए। जैसे नाम से पता लग रहा है फ्री कैश फ्लो, यानी कि वो पैसा है जो फ्रीली अवेलेबल है, जिसको एक इन्वेस्टर या एक ओनर अपने घर लेके जा सकता है, क्योंकि अब बिजनेस को इस पैसे की जरूरत नहीं है। जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होना था और जो खर्चे बिजनेस के होते सब हो गए, उसके बाद जो पैसा बचता है उसको हम एक्चुअल अर्निंग मानते हैं। क्योंकि नेट प्रॉफिट में क्या है, वो बुक्स में बुक होता है कि ठीक है इतना नेट प्रॉफिट है, लेकिन हो सकता है सारा पैसा कंपनी को रिसीव ना हुआ हो, कुछ बैड डेट्स हो गए हो, या कंपनी ने पैसा कमा भी लिया तो वापस से उसको बिजनेस बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ गया और वो उनके पास घर ले जाने के लिए कुछ नहीं पता बचा नहीं कुछ भी। तो फ्री कैश फ्लो एक असली कमाई होती है उस बिजनेस की। और यहाँ देखें तो पिछले 5 साल में हर साल कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो अवेलेबल हुआ है, 300-400 करोड़ के आसपास की एवरेज है, जो कि काफ़ी अच्छी है इस तरह की कंपनी के हिसाब से। तो फ्री कैश फ्लो के हिसाब से कंपनी बढ़िया दिखाई दे रही है। उसके बाद करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डिविडेंड पे आउट परसेंटेज। और यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल में लगातार हर साल कंपनी डिविडेंड पे किया है, 25 से 30% के आसपास की एवरेज आ रही है। तो उन लोगों के हिसाब से भी ठीक है जो चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ पे डिविडेंड भी कंपनी का मिलता रहे। इसके लिए बात करें हम नेक्स्ट पैरामीटर की, तो यह है डेट बाय इक्विटी रेशियो। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो है, क्योंकि डेट बाय इक्विटी से हमें ये पता लगता है कंपनी अपना पैसा खुद का इक्विटी के थ्रू कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है कंपनी ने बिजनेस में, और लोन कितना लिया हुआ है। क्योंकि जो भी कंपनी लोन लेती है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन आता है। इक्विटी में ऐसा नहीं होता, वहाँ प्रॉफिट है तो ठीक है, लॉस है तो ठीक है, वो शेयर होल्डर के साथ में शेयर हो जाएगा। लेकिन डेट के केस में आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना ही करना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी हो। तो अगर कोई भी कंपनी हाई डेट होल्ड करती है तो एक रिस्की कंपनी बन जाती है कि कंपनी को इंटरेस्ट का बर्डन आएगा, साथ में जो पैसा लिया है वो भी कुछ सालों के अंदर बिजनेस में निकाल के वापस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बात करें तो फाइजर लिमिटेड का डेट बाय इक्विटी रेशियो आ रहा है लगभग 0.0 यानी कि 0 के बराबर ही हो गया। तो कंपनी कोई डेट होल्ड नहीं करती है, कंपनी को कोई इंटरेस्ट का बर्डन नहीं है, कोई पैसे वापस करने की टेंशन नहीं है, सारा का सारा अपना पैसा ही कंपनी का इन्वेस्टेड है। इसलिए बात करें नेक्स्ट पैरामीटर की, तो यह है रिटर्न ऑन इक्विटी। और रिटर्न ऑन इक्विटी से पता लगता है कंपनी ने जो इक्विटी के थ्रू पैसा लोगों से लिया है, उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर कितना रिटर्न कंपनी जनरेट कर पा रही है। और रिटर्न ऑन इक्विटी केस में अगर 15% या उससे ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी आती है तो उसको काफ़ी अच्छी कंपनी माना जाता है। कंपनी इन्वेस्टर के पैसे को काफ़ी अच्छे से प्रॉफिटेबली यूज़ कर रही है। और यहाँ पर देखें तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है पिछले साल का 20%, और पिछले 5 साल की अगर हम एवरेज देखें तो 18% काफ़ी अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी की भी एवरेज है। तो कुल मिलाकर हम रिव्यू करें अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को, तो हमने अच्छे से देख लिया कंपनी के रेवेन्यू काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हो रहे हैं, प्रॉफिट भी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है, कोई डेट कंपनी होल्ड नहीं करती, प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, और साथ साथ फ्री कैश फ्लो भी कंपनी के पास में है। तो कुल मिलाकर बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स है। हाँ, सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी बिजनेस जो काफ़ी अच्छे से स्टेबल यहाँ पे है। दोस्तों अभी तक तो बात हुई कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में ये कंपनी हमें किस प्राइस में मिल रही है, कि क्या शेयर सस्ते मिल रहे हैं या महंगे मिल रहे हैं, ये होता है वैल्यूएशन का मतलब। और मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, जिसके अंदर हम कंपनी को फ्री कैश फ्लो के ऊपर वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। यहाँ हमने डेटा चेक किया था फ्री कैश फ्लो का, तो 2021 में कंपनी के पास में था 410 करोड़ रुपए, 2022 में 652 करोड़ रुपए, 2023 में 291 करोड़ रुपीज़। अब क्योंकि इसमें वेरिएशन आ रही है तो हम इसकी एवरेज ले लेते हैं, और पिछले 3 साल के कंपनी के फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 450 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 450 करोड़ रुपए हर साल फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर रही है। और इस 450 करोड़ रुपए फ्री कैश फ्लो के हिसाब से जो पूरी कंपनी की वैल्यू बनती है वो होती है 22,500 करोड़ रुपए। यानी अगर हम 22,500 करोड़ रुपए फाइजर लिमिटेड में इन्वेस्ट करेंगे तो 450 करोड़ रुपए हर साल हमें मिलने शुरू हो जाएंगे। ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। तो ये पूरी कंपनी की वैल्यू होगी। अब इसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके पर शेयर की वैल्यू निकाल लेते हैं,
और इस कंपनी की जो पर शेयर की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4,900 रुपये। यानी कि अगर हम 4,900 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से फाइजर लिमिटेड कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे। ठीक है, कंपनी इतना कैश जनरेट करती है तो उसके हिसाब से इतनी वैल्यू बनती है। अब फेयर प्राइस का मतलब क्या है कि हम उसको पूरा पूरा पैसा देके जो है वो खरीद रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जो भी चीज़ें हमने चेक करी, जो भी डेटा हमने चेक किया, वो सब क्या है, पास रिकॉर्ड है। हो सकता है फ्यूचर में कंपनी को इतनी अर्निंग आए ना आए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हम अगर पूरा पैसा लेके शेयर्स खरीदेंगे तो हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और उस रिस्क को मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब यह है कि जो भी कंपनी का फेयर प्राइस है उसके 50% पे हमें कंपनी को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमारे जो भी आने वाले रिस्क हैं वो अच्छे से उनको मैनेज कर सकें। तो हमने निकाला पर शेयर का प्राइस जो फेयर वैल्यू आई थी 4900, उसका 50% हो गया 2450 रुपये। यानी अगर 2450 रुपये पर शेयर के हिसाब से हम कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे फाइजर लिमिटेड में, तो हम काफ़ी अच्छे से अपने रिस्क को मैनेज कर लेंगे, काफ़ी सस्ते दामों पे शेयर्स को भी खरीद लेंगे। तो ये तो होगी हमारी बात कि हमें कौन सा प्राइस ठीक लग रहा है कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की कि आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस क्या चल रहा है। तो आज की डेट का जो कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 3,989 रुपये, यानी कि लगभग 4,000 के आसपास मान के चलिए। तो कंपनी फेयर प्राइस से हमें थोड़ी सी नीचे मिल रही है। 4,900 का जो फेयर प्राइस है उससे 4,000 के आसपास शेयर प्राइस चल रहा है, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी से कहीं ज़्यादा अभी प्राइस है। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि कंपनी हमने चेक कर ली, कंपनी का डेटा हमने चेक कर लिया, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन वैल्यूएशन अभी कंपनी की ठीक नहीं आ रही है। तो उसके हिसाब से देखें तो आज की डेट में कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने का सही टाइम नहीं है। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो कंपनी है तो अंडर वैल्यूएशन में ही, लेकिन 80% ऑफ फेयर वैल्यू आ रही है, जबकि हमें 50% चाहिए होती है। 20% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी अभी भी है, लेकिन 50% के मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा बढ़ी रहेगा। अभी उतना ज़्यादा डिस्काउंट पे या उतनी ज़्यादा मार्जिन सेफ्टी के साथ में कंपनी के शेयर्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन जैसे हम सारी डिटेल चेक की है, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट बढ़िया है, फाइनेंशियल अच्छे हैं, सिर्फ हमें अब क्या करना है, हमें सही टाइम का इंतजार करना है कि ठीक है ये कंपनी अपने लिस्ट में हमने रख ली है, ये हमने प्राइस अपने पास नोट करके रख लिया कि ठीक है इस प्राइस के आसपास आएगी तो हम इसमें इन्वेस्ट कर लेंगे और लॉन्ग टर्म के अंदर उसका प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात, अगर ज़्यादा टाइम लगता है, नहीं आ रहा है फिलहाल, तो कोई हमें जल्दी नहीं है। अगर हम अच्छी चीज़ों को सस्ते दामों पे खरीदेंगे तभी हमें फ़ायदा होगा। अगर हाई प्राइस पे, हाई वैल्यू पे हम चीज़ें खरीदेंगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज होता है। और यही वॉरेन बफेट सर हमेशा से समझाते आ रहे हैं कि हमें अच्छी सिक्योरिटीज़ को कम प्राइस पर खरीदने की कोशिश करनी है। तो उस हिसाब से अभी इन्वेस्ट करने का टाइम सही नहीं है, लेकिन कंपनी बढ़िया है, हम इसको लिस्ट में रख सकते हैं और जब सही टाइम आएगा तब हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम और कंपनी सर्च करेंगे, कोई और किसी और सेक्टर की, ऐसी सेक्टर की जो और कंपनी जो अंडर वैल्यूएशन में हम उसके लिए चूज कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमें ये नहीं है कि करना ही करना है उस चीज़ में। बाकी फिर भी कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। साथ साथ अगर आपके साथ कोई और एडवाइजर जुड़े हुए हैं, आप उनसे इस कंपनी के बारे में डिस्कस कर सकते हो और आपको ठीक लगता है तो अपने हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।